नहीं तेरा नशिमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद, और हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स जो कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम था उसको अच्छे से डिस्कस किया था और हमने उसको खूब से समझा था। और आज हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक वो 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये आपके पास आई बटन दिख रहा है, ये आई सा बना हुआ है साइन, इसके ऊपर क्लिक करें। उन 4 वीडियोस की मुकम्मल जो है आपके पास प्लेलिस्ट खुल जाएगी, तो आप उनको पहले वॉच करें। तो शुरू करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा स्टूडेंट, अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की ना मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ हमारे पास होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। इनको पढ़ने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम की जैसे ना कौन सी निशानियां हैं, कौन सी कंडीशन है जिन्हें हम देखकर ये बता सकते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम चल रहा है या नहीं चल रहा। या एक इस तरह से कह लें कि एक रिएक्शन है, उसके इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी अहम खसूसियात हैं, अगर जिन्हें हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्या है, सस्टेन है, इसमें चल रहा है। पहले तो इसके नाम को समझते हैं। मैक्रो मीन होता है बड़ा या बड़ी समझ लें तो, या अहम। स्कोपिक प्रॉपर्टीज़ मतलब वो जो उसकी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से सबसे पहली नंबर 1 जो हम पढ़ लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम की अभी हम काफ़ी सारे डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें हमने ये देखा है कि तो इक्विलिब्रियम हमारे पास किस रिएक्शन में होता है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल जितने भी रिएक्शन हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है फॉर्म होता है। अच्छा उसमें क्या अब हमने पढ़ा, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों का हमने ये देखा कि जब ये दोनों इक्वल बट क्या होने चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, तो तब ही हमारे पास क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम जो है वहाँ जाकर बनेगा। अगर हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो ठीक है चल रहे होते हैं, लेकिन वो इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। अगर वो इक्वल और अपोजिट नहीं है तो वहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। मैं आपको एक जनरल सी मिसाल देता हूँ। मान लीजिए कि ए और बी मिलकर बना रहे हैं सी और हमारे पास डी, और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर पहुँच चुका था, 50-50 पहुँच चुके थे। जितना वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है उतना वो कहाँ पर आ रहा है, रिवर्स की तरफ आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इसके मतलब 5 मालिक्यूल अगर यहाँ ये बना रहा है तो उसी वक्त 5 मालिक्यूल हमारे पास यही बना रहा होता है, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए कि ये 5 मालिक्यूल आगे की तरफ बना रहे तो ये उस वक्त हमें मालूम होगा ये कम हो गया, 45 हो गया। तो उसी वक्त जब ये 5 मालिक्यूल होता है तो अगर ये 55 हो रहे हैं तो अभी ये बने ही होंगे, तो यहाँ से फिर मालिक्यूल जो होंगे 5 वापस आ रहे होंगे, तो वो जो बढ़े थे फिर से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर से सिचुएशन क्या हो जाएगी, 50-50 हमारे पास क्या हो जाएगी, दोबारा से कायम हो जाएगी। तो बात यह है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स होते हैं, उन दोनों का इक्वल और क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ये होगा तो तभी आपके पास इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है, थोड़ा भी चेंज है, तो तब आपके पास मतलब अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा है और रिवर्स कम है, या रेट ऑफ रिवर्स ज़्यादा है और फॉरवर्ड कम है, तो यहाँ कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनने वाला। तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये किसी भी इक्विलिब्रियम की बहुत अहम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यहाँ पर बताई है। अच्छा अभी यहाँ पर देखें तो ये इक्विलिब्रियम था 50-50, ये यहाँ पर आता है। तो ये अभी जो मैंने चेंज बताई है कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंज अगर आए तो फिर भी वही आ जाता है। इसके हम अगर देखें दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर जो है आपके पास रिमेन सेम रहती है, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जैसा कि फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं
आपके पास जो है कलर है, आपके पास उसकी जो डेंसिटी है, वज़न उसका, ठीक है, आपके पास उसकी जो चंद एक फीचर जैसे कि कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी फ़िज़िकल ज़ाहरी दिखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकी कंसंट्रेशन शॉर्टकट लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। कैसे? जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दी थी यहाँ पर, स्टूडेंट्स ए और बी मिल गए, मैंने बोला ना कि 5 आगे जा रहे हैं तो ये 50 से कितने हुए 55, फिर दोबारा से यहाँ 5 की कमी हुई, तो ये इतना टाइम नहीं होता कि, तो ये एट ए टाइम अगर ये 5 आगे जा रहे हैं तो वो 5 पीछे आ रहे हैं, मतलब ये अगर 55 होने लगते हैं तो वो 5 छोड़ देता है इस तरह, तो फिर से वही क्या रहता है, 50-50 ही रहता है। तो चेंज कैसे आएगी? अगर 50-50 है, 5 वो दे 5 ये दे, फिर तो बात तो वही है। अगर इसके 5 कम होने वाले होंगे, उसके 5 बढ़ने वाले होंगे, फिर वो खुद दे देगा इसको। तो ओवरऑल क्या है, जब भी इक्विलिब्रियम चल रहा होता है हमारे पास, तो वहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर 5 उसको दे रहा है तो 5 उससे ले भी रहा है, तो ओवरऑल अगर हम बात कहें तो फिर जो रिएक्टेंट है वो भी तो 50 है, प्रोडक्ट वो भी तो क्या है 50 है, तो वो चेंज नहीं आ रही। अगर वो 10 देगा तो ये भी 10 इसको दे देगा। सो इक्विलिब्रियम की सबसे अहम बात, जब शर्त है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कभी भी हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, इनकी कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, सो एक और मज़े की बात है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी वैसे हैं वो भी वैसे हैं, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनका कलर भी तो वैसे रहेगा, उनकी डेंसिटी भी तो वैसे रहेगी, उनमें इस तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको स्टूडेंट बोलते हैं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी सेम रहती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, कलर, ये सारा कुछ क्या रहता है, उसका सेम रहता है, क्योंकि रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है। महसूस ऐसा तो रिएक्शन रुक चुका है लेकिन रुका नहीं है, जितना वो फॉरवर्ड जाता है रिवर्स में आ रहा है। सो इसी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वो भी वैसे है वो भी वैसे। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही अहम थे, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसका तीसरा पॉइंट स्टूडेंट ये है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है, अगर इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में ही क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको रेज़ करता हूँ, आपको समझाता हूँ। अभी इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखी है वो ये है कि इसके लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना ज़रूरी है। अच्छा, क्लोज सिस्टम कैसे? मान लीजिए कि आपके पास, मैंने अभी डिस्कस भी किया है लास्ट एग्जाम्पल्स में, लास्ट लेक्चर में जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है, इसे आप हीट करते हो, गर्म करते हो, और उसके बाद यहाँ पर फिर से ये सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और जो गैस हमारे पास यहाँ बनती है ना, ठीक है, ये CO2 हमारे पास बन रही है। यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे मालिक्यूल होते हैं, मैं सिर्फ चंद एक बता रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सी गैस है, CO2। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम हमारा होगा ओपन, तो गर्म करेंगे, ये जो CO2 निकलेगी ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, बाहर गई। अगर ये CO2 यहाँ से चली जाए, ज़रा ख़ुद सोचें आप कि फिर से CO और CaO मिलेंगे तो फिर से आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना। खाली कैल्शियम ऑक्साइड तो नहीं बना सकता ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो हुआ ये कि अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम हो, क्योंकि देखें ना, अगर ये सिर्फ फारवर्ड की तरफ जाएगा, अगर ये ओपन होगा, मतलब ये कॉर्क से इस फ्लास्क का माउथ ओपन है, ये बंद सिस्टम नहीं है, मतलब ओपन सिस्टम है, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम है, जैसे अब ये है, तो वो CO2 यहाँ से निकल कर बाहर चली जाएगी। अगर वो बाहर CO2 चली जाती है तो फिर ना वो CaO के साथ मिलेगी, ना ही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो इससे ये पता चला कि अगर ओपन सिस्टम होगा तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, और कौन सी है, ये तो टूट के ये 2 बना देगा, वो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, और एक डायरेक्शन वाला तो ये रिवर्सिबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको चाहते हैं
कि ये बाहर ना निकले और रिएक्शन रिवर्स में भी आए, तो हमें कॉर्क की मदद से इसको बंद करना होगा। अगर हम बंद करेंगे CO2 यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगी और आगे से कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ फिर से रिएक्शन करके दोबारा वापस भी आना शुरू हो जाएगा। अगर माउथ ओपन होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डीकम्पोजिशन होगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा और ये ओपन से निकल जाएगा। अगर ये क्लोज होगा तो फिर दोबारा रिएक्शन होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ कौन सा रिवर्स रिएक्शन है। ये दोनों काम तभी हो सकते हैं ना जब सिस्टम बंद होगा। तो एक सवाल स्टूडेंट ये जहन में आता है कि अगर ये दोनों सॉलिड हों तो फिर तो कोई मसला नहीं है, इसको ओपन होना चाहिए। फिर भी मसला है, क्यों? क्योंकि अगर ओपन होगा तो बाहर की गैसेस, काफ़ी हवा में आपको पता है गैसेस हैं, वो यहाँ से इनके साथ रिएक्ट करके कुछ और, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बदले में नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा, तो फिर भी इक्विलिब्रियम आपको हासिल नहीं हो सकता। फिर बाहर का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, वो चेंज हो सकता है, प्रेशर का फ़र्क पड़ सकता है। तो बंद सिस्टम में ना तो हीट अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं, वही सिस्टम होगा जो उसके अंदर ही है। इसी वजह से फाइनली सारी बातों को पढ़ने से ये पता चला कि अगर आप इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्लोज्ड सिस्टम ही रखना होगा। अगर आपका क्लोज सिस्टम ना हुआ तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो कायम कभी भी नहीं हो सकता। तो ये आपके पास पॉइंट है। और स्टूडेंट चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, फोर्थ पॉइंट, आप इक्विलिब्रियम को किसी भी, यू कैन अटेन इट फ्रॉम आइदर वे और डायरेक्शन। मीन टू से आप इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हो। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, जैसा कि हम इसी की बात कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो बन रहा है, ओवरऑल हमारे पास ये वाला रिएक्शन है CaO प्लस CO2। अच्छा मान लीजिए, अब इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमारे पास कौन सा है, एक कैल्शियम कार्बोनेट टूट के ये एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड वाला ये ऐसे है, CaO बन रहा है जमा CO2 है। दूसरा पार्ट कौन सा है, CaO प्लस CO2, ये मिलके क्या बना रहा है, CaCO3। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। मतलब इस रिएक्शन के ये दोनों हिस्से हैं। ये फॉरवर्ड वाला है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड वाला है, ये कौन सा रेट ऑफ रिवर्स वाला। यहाँ पर दोनों इकट्ठे लिख दिए, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये कौन सा रेट ऑफ रिवर्स। अच्छा ज़रा सोचें खुद। फॉर एग्जांपल मैं इन सब को, इसको जो हमारे पास, अगर मैं इसको 100 लेता हूँ और जब ये नहीं बने होते तो ये क्या थे, 0 थे। ये ऐसा ऐसा कम होते, 80, ये 20, ये 60, ये 40 और 50-50 इनमें भी। मतलब ये कि ये अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता ये 50 तक क्या है पहुँच जाएगा। और फिर से मतलब ये फॉरवर्ड है, ये कौन सा है, रिवर्स है। मैं अगर, और इन दोनों में मान लीजिए इसको, अगर आप एरो को रिवर्सिबल में ही लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने दोनों को शो करना है। मैं इसको अलग अलग, मतलब इसी रिएक्शन को मैंने 2 वे में लिखा है। ये मैं इसी को सेम वैसे ऐसे भी शुरू करवा सकता था और ऐसे भी शुरू करवा सकता था, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है। ये मैंने रिएक्टेंट से शुरू किया है, ये मैंने प्रोडक्ट से शुरू किया है। तो देखो अगर मैं इसे 100 लेता हूँ, इसे 0 लेता हूँ, तो ये ऐसा ऐसा कम हो के 80, 20, 60, 40, 50-50 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे 100 लेता हूँ, अब मैं प्रोडक्ट को 100 ले रहा हूँ, रिएक्टेंट को 100 नहीं लिया। यहाँ मैंने रिएक्टेंट को 100 लिया और प्रोडक्ट को क्या लिया, 0। अब यहाँ मैंने प्रोडक्ट को 100 लिया और रिएक्टेंट क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। समझ आ रही है? मतलब इस रिएक्शन की सेंस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में यही रिएक्टेंट है और इस रिएक्शन में यही रिएक्टेंट है, वो दोनों क्या हैं, इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो पता ये चला, आप रिएक्शन इधर से शुरू करो, इनको 100 ले लो, फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप इनको 100 ले लो, इससे 0 लो, तब भी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
तो इक्विलिब्रियम के लिए कोई ये शर्त नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो ये बनेगी और फिर ऐसे आएगा, नहीं। आप ये वाला काम इनसे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन्हें 100 ले लेते हैं तो फिर ये आपके पास बन के फिर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की ये हरगिज़ शर्त नहीं है कि वो शुरू होगा तो सिर्फ इसी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट से ही शुरू होगा, उनसे कभी कर ही नहीं सकते, ये गलत है। सो कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप इनको किसी भी डायरेक्शन से क्या है शुरू करा सकते हैं, चाहे ए और बी को मिला के सी और डी कर दें या फिर सी और डी से शुरू करा के ए और बी बना दें, तो रिएक्शन इनको लेंगे तो वो रिएक्शन आगे तरफ जाके फिर बैलेंस हो जाएगा 50-50। अगर आप इनसे शुरू करें तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, 50-50 करके आपके पास इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो यही पॉइंट है, इक्विलिब्रियम के लिए कोई शर्त नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट से भी शुरू करवा सकते हैं, आप रिएक्टेंट से भी शुरू करवा सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट नंबर 4। और फिर हमारे पास कौन सा है, इसका एक लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स आप डिस्टर्ब भी कर सकते हो। स्टूडेंट बस ये याद रखना है कि हमने किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, ना कि उससे डिस्ट्रॉय करना है, ये याद रखना है। ऐसा ना हो कि रिएक्शन सारा तबाह हो जाए। सो अगर हम डिस्टर्ब कर सकते, डिस्टर्ब किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें, या तो हम कंसंट्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है, मिकदार में अगर थोड़ी सी चेंज ला दें तो कर सकते हैं, प्रेशर में अगर थोड़ा सा चेंज लें तो कर सकते हैं, या फिर हम अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाएं तो भी हम कर सकते हैं। इसका मैं अभी बता देता हूँ कैसे है। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक रिएक्शन चल रहा है, यही ए बी वाला ले लेते हैं, ए बी मिल के क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। इनके मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पर पहुँच चुका था, 50-50 तक ये अटेन कर चुका था, ठीक है। अगर आप या हम क्या करते हैं, इसमें से ना 10 मालिक्यूल निकाल लेते हैं और इसको कर देते हैं 40, 10 निकाल दिए, तो जो ही हमने 10 कम कर दिए, तो याद रखना स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर मगर इक्वल रेट पर होने चाहिए। अब मुझे ये बताएं, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी कम होती है उसकी स्पीड स्लो होती है। अब ये फॉरवर्ड लो जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ी है, और रिवर्स जो है वो ज़्यादा आएगा क्योंकि वो इसे बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये जल्दी से इस तरफ आएगा, तो रिवर्स की स्पीड ज़्यादा है। तो क्या होगा, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ कम हो उसकी आगे कम हो जाती है। तो कुछ ही टाइम में ये अपने 5 मालिक्यूल इसको दे देगा, मतलब इसको बैलेंस करके इसको 45 कर देगा, ख़ुद भी क्या हो जाएगा 45। फिर से वही बराबर वाला साइन आकर इसे हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने रिएक्टेंट की क्या कर दी, कंसंट्रेशन थोड़ी सी निकाल दी, मिकदार निकाल दी, तो फिर उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, एक टाइम के लिए ख़त्म हो गया इक्विलिब्रियम। फिर से रिएक्शन के पास इतनी सलाहियत होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो वो दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम को गेन कर सकता है। और उसके बाद यही काम अब इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, मान लीजिए मैं इसका टेम्परेचर चल रहा था, अचानक से 50 कर देता हूँ, तो फिर भी उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से फिर रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। प्रेशर अगर 1 था, मैं उसे 2 कर देता हूँ, तो प्रेशर की वजह से भी रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। तो प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो या टेम्परेचर हो, इन तीनों की मदद से आप एक इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर आप डिस्टर्ब कर भी दें तो रिएक्शन कम अज़ कम इतनी सलाहियत रखता है कि वो दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम को क्या है, अटेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आज का टॉपिक। आई होप कि हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। एक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी बराबर रहती है। कब? जब इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, डेंसिटी सब कुछ क्या रहता है, बराबर रहता है। फिर स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये भी देखा कि क्लोज सिस्टम जब तक क्लोज नहीं होगा इक्विलिब्रियम आप हासिल कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें से काफ़ी चीज़ों के या तो एवेपोरेट होने का ख़तरा होता है या फिर बाहर से कुछ चीज़ें ऐड होने का ख़तरा होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन आप मर्ज़ी है
रिएक्टेंट से शुरू करें, प्रोडक्ट से शुरू करें, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा उसका और इक्विलिब्रियम लाजमी ही अटेन हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टर्ब किया जा सकता है, पर याद रखना डिस्ट्रॉय नहीं करना बहुत ज़्यादा। ऐसा ना हो कि 40 में से सारे निकाल दें आप, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं क्रिएट करनी, मतलब अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो कंसंट्रेशन मिकदार कम ज़्यादा कर दें, प्रेशर कम ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें। आप अगर जैसा कि कंसंट्रेशन है, लाजमी नहीं कि इसको 40 करें, आप इसको 60 भी कर देते ना तो सिस्टम फिर आगे की तरफ जाता। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहीं से वो उस तरफ जाएगा जहाँ कम है। अब यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है तो ये इस तरफ जाएगा, जहाँ 40 था वहाँ 50 था, ये यहाँ वापस आया तो ये ज़्यादा से कम की तरफ ही जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ख़ुद को जो अरेंज करने के बाद 50-50 ही करेगा। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। उम्मीद है आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इक्विलिब्रियम के टॉपिक में। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।